अच्छा, पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले ये बताओ, जो हमने कल कॉन्सेप्ट किया था सेल ऑन रिटर्न बेसिस का, वो आपके 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कौन से स्टेज पे था? वापस हमने जो कल कॉन्सेप्ट किया था सेल ऑन रिटर्न बेसिस, उस सेल ऑन रिटर्न बेसिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कौन से स्टेज पे थे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के? 5th पे, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं की थी उन यूनिट्स की जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि वापस आ जाएंगे। क्लियरिटी है? आज हम एक केस कर लेते हैं जिसको मैं यहां पे शेयर कर लूं। आज हम केस कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। अच्छा, पहले इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। वो कह रहा है बाज औकात ऐसा होता है कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं, यानी विद कस्टमर ऑब्वियसली, तो होता ये है कि आप उसको कहते हैं बाज औकात कि भाई तू पैसे मुझे बाद में देना। वो कहता है कि जब हम उससे पैसे बाद में ले रहे हैं तो वो बाद के पैसों में सिर्फ सेल्स के पैसे नहीं होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी पैसे होंगे। वापस समझिएगा, हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं भाई? हम ये सीख रहे हैं कि जब आप तीसरे स्टेप पे होते हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तीसरा ट्रांजैक्शन प्राइस और फिर एलोकेशन। मैं कह रहा हूं अभी आप तीसरे स्टेप पे आ जाएं और बोलें ट्रांजैक्शन प्राइस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको गिवन है तो ये गलती नहीं कर देना कि फौरन से उस पर रेवेन्यू बुक कर लिया या उसी को एलोकेट कर दिया। कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि उस प्राइस के अंदर जो कि कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की गई हो उसमें एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी हो। लेट्स से एक बंदा आज मुझसे अगर कोई चीज खरीदने आएगा तो उसकी कीमत आज के हिसाब से होगी। अगर वही बंदा मुझे कहे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा 2 सालों बाद, तो उसकी प्राइस वही रखूंगा या ज्यादा बोलूंगा? अच्छा, ज्यादा जो बोल रहा हूं क्या उस एसेट के लिए बोल रहा हूं या टाइम वैल्यू के लिए? क्योंकि मैं कहूंगा ये मुझे पैसे देता, मैं कहीं इन्वेस्ट करता तो वहां से रिटर्न आता, तो वो जो मेरा प्रोबेबल नुकसान है वो मैं सामने वाले से कवर करता हूं इंटरेस्ट की मद में। किस मद में? इंटरेस्ट की मद में। तो ये आपको IFRS 15 ये कहता है कि भाई जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तो आप देख लेंगे टाइम उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है। द टाइम when you have given the goods and the time when you will receive the consideration। तो हम यहां पे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है? Consider whether the transaction price includes any significant financing component। क्या उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो नहीं है और वो भी सिग्निफिकेंट? अगर ऐसा है तो आप एक और चीज देखें कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल की है, उसकी पेमेंट कब है। अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो डेफिनेट सी बात है आपने उससे सूद चार्ज किया है तो सेल्स उस अमाउंट से बुक नहीं होगी। उसमें से इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आपने क्या करना होगा? हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अब इस एग्जांपल में जो कि आपके सामने है, अगर मैं कहूं कि भाई 3.6 मिलियन मैंने आज ही गुड्स डिलीवर किए हैं आज, तो क्या मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर ली? हो गया ना? तो क्या मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए? पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4356,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 4356,000। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं 4356,000, अच्छा वैसे इन दोनों का रेट निकालो, इन दोनों के डिफरेंस में रेट कितना है? S इज इक्वल टू P के फॉर्मूले से। S इज इक्वल्स टू P के फॉर्मूले से रेट निकालो, कितना आता है? दस परसेंट आ रहा है। अच्छा भाई, यानी कहने का मतलब यह है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट है वो कितना परसेंट है? 10%। अच्छा, एग्जामिनर आपको गुड्स डिलीवरी की डेट और वो अलग अलग नहीं बताएगा, वो बोलेगा कि भाई गुड्स आज डिलीवर किए हैं, पेमेंट इस दिन होगी और वो प्राइस ही है, तो आपको आज की फेयर वैल्यू वो नहीं बताएगा, वो आपने निकालनी होगी। कैसे? डिस्काउंट करके। तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर, हाँ जी, N। अच्छा, अब मैं कहूं कि भाई अगर मेरा डिस्काउंट रेट 10% है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है?
6 मिलियन, तो हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी भाई ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 3.6 मिलियन से, वो ऐसे आया होगा 4356,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2। हमने कहा भाई ये अगर आज ही गुड्स मुझसे खरीदे तो आज गुड्स की वैल्यू ये है, और आपका रेवेन्यू कभी भी फेयर वैल्यू से ऊपर बुक नहीं होता, तो ये इस दिन की फेयर वैल्यू है। तो मुझे बताओ ये पैसे तो आपको ज्यादा देगा, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए सेल के नाम पे या ओवर द पीरियड, जो जिस नाम से है उस नाम से होना चाहिए। अब मैंने कहा कि भाई अब मैं अगर देखूं तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट बुक किया, तो मैंने कहा मैंने एक एंट्री बनाई होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अगर आप इसमें से सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग नहीं करते तो पता है होता क्या, आपका पूरा रेवेन्यू बुक हो जाता है डे 1 पे, जबकि इंटरेस्ट आपका ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे जैसे वो टाइम गुजरेगा। तो यानी आज के बाद हम एक चीज याद रखेंगे, बहुत फोकस के साथ सुनना है आप लोगों ने, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के बाद जब भी मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन होगी मैं एक चीज मेक श्योर करूंगा कि क्या उसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो नहीं है। अगर जवाब आता है यस तो हम उसमें रहने देंगे, हटा देंगे। अच्छा हटा देंगे इसलिए कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा या अलग से करूंगा, क्योंकि माय प्राइस इंक्लूड्स 2 थिंग्स, पहला फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू को टाइम वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करो, फेयर वैल्यू को सेल्स के हिसाब से बुक करो। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है। मैं आपसे पूछूं पहले साल के आखिर में मेरे टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, 3.6 में 360 ऐड करो, 3960 आता है। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगला इंटरेस्ट इस 3960 पे लगेगा, यस क्योंकि रिकवरी तो हो नहीं रही है, ग्रो होता जा रहा है। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल इंक्रीज होता जा रहा है ना, इसके ऊपर चिपकाओ 10% है। 4356 कैसे भाई 10% ये होने का क्या, अच्छा मिला के बता दो, ओके। तो जब ये करने के बाद हमारी जो रिसीवेबल था वो उसी पे पहुंच गया जो मुझे रिसीव होना था। पर कहने का मतलब ये है कि मेरी टोटल, अब मेरी एक पंच लाइन है इसकी, कहने का मतलब ये है कि मेरी टोटल कंसिडरेशन के अंदर इंटरेस्ट भी था, तो मैंने उसको इंटरेस्ट के नाम पे रिकॉर्ड किया। अब मैं रिकवर कर रहा हूँ। अब रिकवरी पता है कितनी चीज़ों को, ये दो, एक एसेट की फेयर वैल्यू की और दूसरा इंटरेस्ट की, तो दोनों को अपने नाम से बुक किया है, कोई मसला, पक्की बात है। तो ये देखें आखिर में एंट्री बन गई 4356,000 से कैश हो गया डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कॉपी कर लें उसको जल्दी से। तुम लोगों ने क्विज कर लिया था, उसमें कोई मसला था क्या? उसमें आंसर सेलेक्ट गलत हुआ था ना, 2 एंट्री थी ना आखिरी, राइट और रिटर्न वाली। आई थिंक 250 का कुछ ऐसा मतलब, 2500 कुछ 210। भाई ऑनलाइन वालों ऐसा है, तुम लोगों ने किया नहीं किया, नहीं किया तो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, किया है? मसला था नहीं था मसला? मसला नहीं था? चल हाँ यही तो बात है, लाना तो तुम्हारी शक्ल पे। अरे राइट ऑफ रिटर्न एसेट में मसला था ना, 210 तूने तो बताया था चौसी मुझे। सही था आंसर। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं मसला था इन्वेंट्री में। चलो सोल्यूशन देख लेना, वो भेजे तो। हाँ जरीद ने अब सही कहा ना, उसके अंदर पैकिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं थी लास्ट सवाल में। लास्ट सवाल में वो कह रहा है पैकिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं थी। सही है, चलो वो फिर वो भेजता है तो वो देख लेना। मैंने बोला खाली चेक करूंगे तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे, कर रहे हो। बट भाई इसके पास पेपर करने हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करो। ये हो गया ये? तू भाई क्यों कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा तू क्लास में? पक्की बात है। कल क्या पढ़ाया था मैंने? और ऑडिट में? ऑडिट में नहीं, रिलेटेड पार्टी में क्या पढ़ाया था?
ड्राफ्टिंग की थी कल हमने, क्यों नहीं कर पाए थे? FR1 में क्या पढ़ाया था मैंने? अच्छा भाई, अभी जो हमने केस किया उस केस के अंदर हमने गुड्स डिलीवर किए पहले, सुनिएगा, अभी जो हमने केस किया, बाबू बातें नहीं, अभी जो हमने केस किया उसके अंदर हमने गुड्स डिलीवर किए पहले, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई सेटल, और हमें पैसा मिला बाद में। अच्छा, अब उलट केस करते हैं कि हमें पैसे मिले पहले और हम गुड्स डिलीवर करेंगे बाद में, हम गुड्स डिलीवर करेंगे बाद में। अच्छा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि अप्लाई करने में आसानी हो। वापस से, पहले हमने किया था, हमने गुड्स डिलीवर किए तो हमने कहा मुझे पैसे आगे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ताकि ऐसे कहानी में तुम्हें याद होगा ना तो तुम्हें रट्टा लगाने की कोई नीड भी नहीं है। हमने आज गुड डिलीवर किए, मैंने कहा पैसे मुझे बाद में दे देना, तो मैंने कहा आज मेरे गुड्स की फेयर वैल्यू कम होगी, आज मेरे गुड्स की फेयर वैल्यू कम होगी, तो मैंने उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट हटा दिया। अब उलट सोचने का कह रहा हूं, ये फोकस होकर देखना। अब मुझे पैसे आज मिल रहे हैं, मुझे डिलीवरी करनी है आगे, तो यही चीज आज जो मुझे वो पैसे देके जा रहा है, यही चीज 2 सालों बाद महंगी होगी, यही चीज 2 सालों बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन इंपैक्ट, ड्यू टू इन्फ्लेशन इंपैक्ट। तो अब मुझे उसने पैसे एडवांस दे दिए, तो इसका मतलब यह है कि सॉर्ट ऑफ उसने मुझे फाइनेंसिंग दे दी, सॉर्ट ऑफ उसने मुझे, क्योंकि देखो सेल्स तो या रेवेन्यू बुक होगा आपकी उस वैल्यू से जो उस वक्त की वैल्यू है, जो उस वक्त की वैल्यू है। आप मुझे खुद एक बात बताएं, आप आज किसी से पैसे ले रहे हैं एडवांस और उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट 1 रुपये का भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पैसे आज मिल गए भाई, उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है ना, पर क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आपने फाइनेंसिंग ली है और उसको चीज देंगे बाद में, ऐसा है? तो वो कह ये रहा है कि भाई अब टेक्निकली जब तुमने फाइनेंसिंग ली है तो अब तुम इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो, और इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर करके उसको वहां तक पहुंचाओ और वहां जाके रेवेन्यू बुक करना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनिएगा, बेसिकली इससे होगा कि मैं तुम्हें बेसिक और कंक्लूजन बता रहा हूं, इससे होगा कि आपने 2 सालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा ना, वो सेल्स उसको ऑफसेट कर देगी, वो सेल्स उसको ऑफसेट कर देगी। कैसे भाई? सेल्स एक इनकम है ना, सेल्स इनकम है ना, और ये 2 सालों में आप एक्सपेंस बुक करेंगे, वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आप सेल भी आगे जाके ज्यादा वैल्यू की बुक करोगे, तो जितने से ज्यादा वैल्यू की आप सेल बुक कर रहे हैं उतना ही एक्सपेंस आप बुक कर चुके हैं। पर कहने का मतलब ये है कि आपके P&L में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए आपने हर साल क्या बुक करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। आए करके देखते हैं एक बार, जानी बातें नहीं यार बाबू प्लीज। कंसिडरेशन आपने रिसीव की है यहां पे, सही है जी, कितने की? 3.6 मिलियन की। अब आप गुड्स डिलीवर करेंगे 22 में या 23 में? अच्छा, आपने जब पैसे लिए तो आपने कैश को किया डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कर दिया क्रेडिट। अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये अभी अनअर्न्ड है, आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल, तो पहले तो आपने रेवेन्यू बुक कर लिया था, पहले हो चुकी थी, वेरी गुड। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपसे वो कस्टमर गुड्स कब लेगा? 2 साल बाद। तो आप मुझे बताएं कि जब वो 2 साल बाद आपसे गुड्स लेगा तो उस वक्त उस गुड्स की वैल्यू यही होगी, ज्यादा होगी? अच्छा, अब एक बात लॉजिकली समझें, जब इन गुड्स की वैल्यू 2 साल बाद ज्यादा होगी तो वो आपको ज्यादा पैसे तो देगा नहीं, तो इन एनी केस आपको लायबिलिटी को ग्रो करा के वहां पहुंचाना है ताकि वहां पे रेवेन्यू उस अमाउंट का बुक हो, ताकि वहां पे रेवेन्यू। अब देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से रेवेन्यू तो ज्यादा बुक हो जाएगा, पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है इन सब्सटेंस उसने ज्यादा पैसे दिए ही नहीं है तो रेवेन्यू ज्यादा क्यों बुक किया है? तो उसका एक्सपेंस भी तो बुक करते आए हो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। देखो, इन सब्सटेंस की बात है, मैं कह रहा हूं उसने आपको पैसे आज दे दिए, उसने आपको पैसे, भाई जब आज उसने आपको पैसे टिका दिए तो कहने का मतलब यह है, लॉजिक ये है कि वो उससे ज्यादा तो 1 रुपया भी नहीं देगा। आप 2 साल इसको ग्रो करा के कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रेवेन्यू बुक करेंगे ज्यादा, कितने साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद?
2 साल की, तो आपका रेवेन्यू ज्यादा बुक हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड वहीं आ गया, स्टैंडर्ड कह रहा है भाई तुम्हें ज्यादा पैसे मिले ही नहीं है, तो हाउ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड एक्सेस रेवेन्यू, तो आप बोलेंगे पीछे क्या बुक किया है, एक्सपेंस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, और अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इंटैक्ट हो जाएगा। यानी ये बात तय हो जाएगी कि जिस साल की जो चीज है उसी साल में बुक होगी। तो सिंपल रखें, अगर आज आपको एडवांस में पैसे मिले, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो हमारी ये टोयोटा वगैरह वाली कंपनी है ना, ये क्या कर रही थी, बीच में आपने सुना होगा कि इनकी कार की डिलीवरी का जो ऑपरेशन है वो बंद हो गए थे कोविड में, क्योंकि तो इंपोर्ट करा के वो करते हैं ना। इनकी क्या हुआ, इनकी कार जो है ना वो डेफर हो गई। अब लोगों से एडवांस तो लिया हुआ था, इन्होंने क्या किया था, लोगों से एडवांस लिया हुआ था। अब जो लोगों से एडवांस लिया हुआ था वो टोयोटा के लिए क्या था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इन्होंने गाड़ियों की डिलीवरी कब की, 1.5 या 2 साल बाद, तो इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स में क्या बुक किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इसलिए बुक किया क्योंकि आगे जाके इनको रेवेन्यू ज्यादा बुक करना है। वो ज्यादा रेवेन्यू इसलिए बुक करना है क्योंकि वही कार की वैल्यू आगे जाके ज्यादा हो गई थी, तो रेवेन्यू तो उससे ही बुक करूंगा ना। फिर स्टैंडर्ड कह रहा है भाई तुमने रेवेन्यू ज्यादा बुक किया है, उसके तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो नुकसान हो गया या फायदा हो गया, फिर तो फायदा हो गया। पर फायदा इस सेंस में नहीं हुआ कि पिछले 2 सालों में आपने फाइनेंस कॉस्ट भी तो बुक की है, वो इसको क्या कर देगी, ऑफसेट, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो इससे होगा ये कि जिस साल की इनकम है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगी। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी से। ओके गुड, अब आगे। अच्छा, अगर यही चीज 2-3 महीने के लिए होती तो क्या उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट होता? आपको कुछ भी ग्रो कराने की नीड नहीं है, क्योंकि वो 3 महीने में वैसे ही खत्म हो। यूजुअली ये यूजुअल कस्टमर प्रैक्टिसेस में होता है। अगर आज मैं भी कार बुक कराने जाऊंगा तो 2-3 महीने का टाइम मुझे मिलेगा, तो वो 2-3 महीने का वो इंटरेस्ट नहीं बुक करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। भाई 3 महीने में क्या ही इन्फ्लेशन हो जाएगी, इस बात को समझ रहे हो? तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितनी है उतने से ही रिवर्स होकर आपकी क्या बुक हो जाएगा, रेवेन्यू। कौन एक्सपेंस बुक करेगा ना? तो तुम अभी भी तो आए हो, पधारे भी तो अभी हो मेरे भाई। तुम चौरंगी कब से चल रही है? आज तुमने पैसे ले लिए, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, तुम गुड्स डिलीवर करोगे 2 साल बाद। 2 साल बाद इसी कार की वैल्यू या इसी चीज की वैल्यू ये होगी या इन्फ्लेशन के बाद? इन एनी केस यू नीड टू ग्रो योर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। किसने कहा? इस केस में जो मैं करवा रहा हूं उसमें मैंने कहीं ऐसी बात की है कि पैसे ले रहे हैं? तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूं ना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या समझाना ही चाह रहा हूं कि हम इसके पैसे नहीं ले रहे। पैसे ले रहे होते तो कहानी खत्म। वो तो आप जितना भी आपका इंक्रीमेंटल है वो तो पैसे लेगा, तो उसके अंदर भाई। अच्छा एक बात है, इसने कहा कि सर हम पैसे लेते तो हैं, उस केस में अगर पैसे ले लेते हैं तो वहां पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी जेन्युइन चीज की पेमेंट कर रहा है, और वो जब तक पेमेंट करता रहेगा जब तक रेवेन्यू बुक हो जाएगा। दोनों में ये फर्क है, क्लियर है? अच्छा खैर, अब हमने क्या किया, आज पैसे ले लिए, आज तारीख है जनवरी 1, 2022। मुझे डिलीवरी कब करनी है एसेट की? 23 के एंड में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 23 के एंड में इस चीज की वैल्यू यही होगी है 2 साल की इन्फ्लेशन के बाद? तो मुझे रेवेन्यू इस अमाउंट से बुक करना चाहिए इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट के बाद। तो अब मैं आखिर बात तुमसे पूछ रहा हूं, जब मैं इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट के बाद ज्यादा रेवेन्यू बुक करूंगा तो ये तो मुझे फायदा हो गया, जबकि मुझे पैसे मिलने ही नहीं है। तो आप ही वो शख्स थे जिन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस इस एक्सेस रेवेन्यू को नेट ऑफ कर देगा। तो टेक्निकली जिस साल की चीज है वो उस वैल्यू पे बुक हो गई, और जिस साल की फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बुक हो गई। दिस इज सॉर्ट ऑफ, मैं आपको बताऊं एक और चीज है सोचने का तरीका, एक और चीज सोचने का तरीका, और बहुत अहम है, इस बात को फोकस होकर सीखना। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने टेक्निकली अपने कस्टमर से लोन लिया? इसको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं सोचने का। टेक्निकली मैंने अपने कस्टमर से लोन लिया और उसको आगे जाके सूद के साथ पैसे वापस नहीं दूंगा, एसेट दे दूंगा उसी वैल्यू का। पहले बताओ दूसरी बात समझ आती है? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और ये भी बेसिस ऑफ कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि यू मे कंसिडर दैट यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द कस्टमर, और उस लोन पे क्या दोगे? इंटरेस्ट। पर आगे जाके क्या तुम लोग पैसे दे रहे हो या इक्विवेलेंट एसेट? तो इक्विवेलेंट एसेट मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सेटल होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ एसेट। तो सेल्स बुक कर लेना। बात क्लियर है?
पक्की बात है? ऑनलाइन वाला बताओ क्लियर है? तू हुआ क्लियर है? जल्दी से। हाँ जी, बाकी बच्चे सारे जल्दी बताओ। ओके, अब मुझे बताओ कि भाई आपने यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है, इसका कितना परसेंट? ये आपका 3,60,000 आ गया। अच्छा, अब आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी हो गई? 3.93। आपने इसको और इसको प्लस किया और आपने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों कितने से? 10 से। ये आ गया। टेक्निकली आपने कस्टमर से बोरिंग की और आप उस पर सूद बुक कर रहे हैं, और सूद इसलिए बुक कर रहे हैं, अगर ये लोन होता तो आप पैसे देते। अब पैसे की जगह एसेट सेटल कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू बुक हो रहा है। ये बात क्लियर है? अच्छा भाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट किया, अब आप क्या करेंगे? इसको सेटल कर देंगे। इसको भी प्लस करूं, इसको भी प्लस करूं, और ये रेवेन्यू बुक हो गया। अच्छा, जल्दी से एक बात बताओ मुझे बच्चों, इससे पहले वाले केस में आपने रेवेन्यू कम से बुक किया था, रीजन? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 साल पहले सेटल हो रही थी, तो उस वक्त वैल्यू एसेट की कम थी या ज्यादा? कम थी, और आपको पैसे मिल रहे थे ज्यादा। तो जो आपको पैसे ज्यादा मिल रहे थे वो आपको मिल रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, तो आपने उस नाम पे रिकॉर्ड करके पैसे ले आए। ये उलट केस है, आपको पैसे मिले हैं आज, आप चीज दे रहे हैं बाद में, तो टेक्निकली आप पे कॉस्ट आ गई ना, क्योंकि आप आज पैसे लेके चीज महंगी दे रहे हैं आगे जाके, तो उसके लिए क्या बुक करेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आगे जाके आप उसको सेटल कर देंगे। भाई बात क्लियर है? इसको कॉपी करें। सर, अगर कार की प्राइस कम हो जाती है, मतलब कार सेल नहीं हो रही थी, देन सेल करने के लिए प्राइसेस कम कर दी 3.6 मिलियन से, फिर क्या होगा? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आगे जाके प्राइसेस कम हो जाएं, कहने का मतलब ये है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तो इसका सौदा ऑलरेडी कर चुके हो ना, तो आपको तो नुकसान हो ही गया। बात समझ आ रही है? तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो बुक होगी वो उतने से ही होगी जितने से होनी चाहिए। सही है? ये 3.2 मिलियन पे प्राइस आ जाए, वो तो केस तब होगा जब उस दिन देखो कि नया सौदा कितने पे हो रहा है। कौन सी इनकम आ रही है, कौन सा एक्सपेंस आ रहा है? हवा में बात नहीं करो, स्पेसिफिक बताओ। पहले नहीं बोला, पहले 2 केसेस कराए मैंने, फर्स्ट केस में तुम थे ही नहीं, तू ये बताओ कि पहला पूछ रहे हो दूसरा बताओ। अब गलत कह रहे हो ना, चर्सी पहला केस ही गलत सुना है ना। पहले वाले केस में गुड डिलीवर कब किए हैं? बाद में। चर्सी पे बोल रहा है पहले किए हैं, बावले। हाँ भाई, सवाल को रिवाइज करो। अच्छा सुन सुन, गुड डिलीवर पहले किए, पैसे बाद में मिलेंगे। सही है? अब इसमें सवाल क्या है? हाँ हाँ मेरी गलती है, सॉरी, बोलो। इंटरेस्ट इनकम जो हमने बुक की है, हाँ हाँ भाई मुझे जल्दी से बताओ कि आज हम जो इंटरेस्ट इनकम बुक कर रहे हैं ओवर द पीरियड, वो मुझे कस्टमर ही देगा ना, और वो दे भी रहा है, क्योंकि उसने एग्री क्या किया कि मैं तुम्हें पैसे कितने दूंगा? ज्यादा। बात समझ रहे हो? देखो तुम उस पूरी एंट्रीज को अगर देखो, उसने मुझे कहा कि आप मुझसे पैसे लेना 2 साल बाद, तो उसने एग्री कर लिया ना कि वो मुझे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। मैंने कहा कि भाई मुझे सेल आज बुक करनी है, क्योंकि मैं एसेट्स की डिलीवरी कब कर रहा हूं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल कर रहा हूं? आज। तो मैंने कहा कि भाई आज अगर मैं उस फ्यूचर वाली अमाउंट से रेवेन्यू बुक करूंगा तो वो गलत है, उसके अंदर तो इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल है। तो मैंने क्या किया, उसमें से इंटरेस्ट को हटा दिया, आज की वैल्यू पे आ गया। मैंने आज की वैल्यू से सेल रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा बाकी जो ज्यादा पैसे हैं वो भी मेरी कमाई है, बट वो किस नाम की है? इंटरेस्ट इनकम की। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया, रिसीवेबल को डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया, रिसीवेबल को डेबिट किया। अब मैं चला गया कस्टमर के पास, मैंने कहा दो भाई पैसे। उसने बोला पुराने वाले पैसे देगा या ज्यादा देगा? ज्यादा देगा, क्योंकि उसने एग्री किया था। हमने तो सिर्फ ये किया, उसमें से फाइनेंसिंग कंपोनेंट हटा दिया, क्योंकि IFRS 15 ये कहता है
कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट शुड बी बुक सेपरेटली, दिस शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो हमने रेवेन्यू का पार्ट बनने दिया या हटा दिया? हटा दिया, क्योंकि सेल सेल से दिखनी चाहिए। यानी मैं कह रहा हूं जो जिसके पैसे हैं वैसे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो जल्दी बताओ, पहले वाले केस में कितनी चीजों के पैसे थे? 2, एक गुड्स की फेयर वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम पे बुक किया, फेयर वैल्यू को। दूसरे केस में भी यही कर रहा हूं। दूसरे केस में पैसे आज मिल गए, पर मैं गुड्स की डिलीवरी कब करूंगा? बाद में। तो टेक्निकली मैंने उससे लोन ले लिया है। अब मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि आपने मुझे जो लोन दिया है भाई, इस पे मैं सूद समेत आपको चीज दूंगा, और वो चीज आगे जाके क्या होगी? महंगी। तो मैंने क्या किया, आज पैसे लिए, इस पे इंटरेस्ट लगाता गया लगाता गया लगाता गया, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती रही, और मैंने उतनी लायबिलिटी की चीज उसको दे दी। बात क्लियर है? तो पहला केस भी हो गया, दूसरा केस भी हो गया। पहले केस में मैंने रेवेन्यू इसलिए बुक कर लिया क्योंकि मैं गुड डिलीवर कर चुका था। दूसरे केस में मैंने रेवेन्यू इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि गुड डिलीवर कब किए हैं? 2 साल बाद। क्लियर है? अच्छा भाई उस्मान सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम क्यों बुक कर रहे हैं? हमने तो सेल की है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं हमने तो सेल की है, बाखुदा हमने सेल नहीं की। सेल कब की है? 2 साल बाद। मैं तो यही कह रहा हूं कि 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करो। सेल विल ओनली बी अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन यू हैव सेटल्ड योर परफॉर्मेंस, व्हेन यू आर सेटलिंग दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 2 साल बाद। तो रेवेन्यू भी कब बुक होगा? पैसे उसने आज दे दिए। तो आप मुझे बताओ, आज जो तुम्हें पैसे मिले हैं, क्या वो लायबिलिटी की वैल्यू आज वैसी रहेगी या उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है? अभी नहीं है, होना तो वहां पे पहुंचाओ, रेवेन्यू बुक करो। सिंपल रखो ना। आप कस्टमर को कह रहे हो आप मुझे आज पैसे दें, मैं आपको सूद समेत इतने की चीज दे दूंगा, तो वही मैं सेल दे रहा हूं। बात क्लियर है? अब क्लियर है उस्मान? चलो उसको यूं भी देख लो, तीसरा एंगल दिखाता हूं सोचने का। आप बैंक के पास गए, आपने लोन ले लिया, 2 साल हो गए, 2 साल का इंटरेस्ट दोगे? दोगे ना? अच्छा 2 साल का जब इंटरेस्ट दोगे तो आपकी लायबिलिटी इनहांस होती रहेगी क्योंकि आप उसको पे नहीं कर रहे, वो ग्रो होती रहेगी। अब आप बैंक के पास गए, आपने बोला भाई पैसे तो नहीं है, आप ये एसेट ले लें। तो जब एसेट दोगे तो वो सेल हो जाएगी, पर वो सेल जो होगी किस वक्त होगी? 2 साल बाद। तो तब भी उसकी वैल्यू यही होगी। तो चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से हो या किसी इंडिविजुअल से हो, आंसर तो यही आएगा। अगर अलग से भी देख लो तो ये IFRS 15 भी तो यही कह रहा है। अच्छा उस्मान कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू तो 3.6 हुआ है ना, किसने कह दिया आपको 3.6 हुआ है? भाई 3.6 तब होता जब मैं गुड्स कब देता? डे 1 पे। वो तो पहला केस है। उस्मान क्लियर है? भाईजान 3.6 तो मैं तब करता ना जब मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर लेता। आपके देखो यूं बात समझो, देखो ऊपर लिखा हुआ क्या है मैंने, या तू एक काम कर इसकी गोद में बैठे या भंगी 5 मिनट रुक जाए, 1 मिनट, डिस्टर्बेंस हो रही है यार। इधर ये देख लो भाई, मैंने सबसे पहले 2 चीज लिखी हुई है यहां पे। कंसिडर के ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है। दूसरा क्या बात लिखी है? टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड एंड द टाइम ऑफ पेमेंट। वो कह रहा है दोनों के बीच में गैप देखो, अगर गैप ज्यादा है तो मतलब फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी ज्यादा होगा। तो उसी चीज को तो मैं केटर कर रहा हूं। वो कह ये रहा है कि भाई आप सेल उस अमाउंट से बुक करो जो उस दिन की वैल्यू है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जो 2 साल बाद उसको चीज दे रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी या इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट के हिसाब से चेंज होगी? चेंज होगी। तो उसी चीज को तो इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को वहां तक लेकर आया और रिकॉर्ड करके रेवेन्यू बुक कर लिया। सिंपल। अच्छा हुमायूं सर, मींस केस 1 में हम अज्यूम करेंगे कि हमने लोन दिया है, क्या ये सही कह रहे हैं? केस 1 में बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने टेक्निकली लोन दिया है, तो मैं इनकम बुक कर रहा हूं और बकाया पैसे इंटरेस्ट इनकम के नाम पे लेके रिसीव कर रहा हूं। क्लैरिटी है? तो ये बेसिक 2 बातें हैं इसमें। चलें जी उस्मान, यू गॉट इट। चलो थैंक यू भाई। भाई ये हो गया कॉपी यहां तक? पहले वाले केस में होना भी नहीं चाहिए ना, होना भी नहीं चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि आज आप गुड्स दे रहे हो, आपने एक तो अपनी चीज दे दी उसको और उसको बोल रहे हो फिर भी पैसे बाद में देना। तो आपने 3.6 मिलियन तो कमाए, साथ में क्या कमा लिया? इंटरेस्ट। जस्ट लाइक अ लीज, कि लीज में आज तुम अगर मैन्युफैक्चरर डीलर ऐसा अपनी कोई चीज देता है तो क्या जीपी नहीं कमाता? हाँ या नहीं? कमाता है ना जीपी, पर वो जीपी के साथ साथ इंटरेस्ट भी कमाता है। तो ये भी तो वही केस है, पर कस्टमर के साथ है, ये लीज नहीं है। दोनों में बातें क्लियर है जानी?
क्लियर हो गया? ओके चलो भाई, अब आगे हमने कहा भाई एक दो और नए केसेस देखते हैं इसके कि क्या पता वो पूछ ले आपसे। चलो खैर, व्हाट्सएवर द केसेस, पहले एक दो चीजें मुझे क्लियर करो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट छुपा हुआ हो? अच्छा, अब दो केसेस होंगे, या तो आप गुड्स आज डिलीवर करेंगे, पैसे आपको मिलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस में ज्यादा अमाउंट है वो इंटरेस्ट की है, उसको हटा के सेल बुक करो, बाकी इंटरेस्ट के नाम पे बुक करके ले आओ पैसे। ये बात साइड में हो गई। दूसरा, हो सकता है कि आपको पैसे पहले मिल जाएं और आप गुड्स देंगे बाद में। तो कहने का मतलब यह है कि भाई आज जो आप पैसे लेकर आ रहे हैं तो टेक्निकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग, चाहे आप बैंक से लें चाहे अपने कस्टमर से लें। अब आपको अपने कस्टमर को चीज कितने साल बाद देनी है? 2 साल बाद। तो क्या यही देंगे सूद समेत? तो आपने वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, आपकी लायबिलिटी ग्रो होती गई। कंसिडर व्हाट इफ दिस ट्रांजैक्शन वुड हैव इंकर्ड विद द बैंक। तो लोन लेते, इंटरेस्ट देते, पर वो इंटरेस्ट के बजाय, इंटरेस्ट देने के बजाय, अमाउंट देने के बजाय आप उसको गुड्स भी देते, तब भी तो सेल ही बुक होती ना। पर किस अमाउंट पे बुक होती? इक्विवेलेंट अमाउंट पे जो उस वक्त होती। तो हम भी वहीं पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप लोग ये बात को समझिएगा, अगर आप लोग आगे जाके बिला वजह ज्यादा सेल बुक करेंगे ना, आपको ओवर प्रॉफिट हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ओवर प्रॉफिट। जबकि हम ये कह रहे हैं वो ओवर प्रॉफिट है ही नहीं, आपकी कॉस्ट भी तो लगी है फाइनेंसिंग। वो ओवर प्रॉफिट जो सेल्स में आ गया वो फाइनेंसिंग को नेट ऑफ कर देगा। पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, अब एक और केस आ सकता है आपके पास, वो आपको 2 लोगों का रेट दे दे। समझाता हूं। आपको एग्जाम में सवाल आया, उसने ट्रांजैक्शन प्राइस दे दी, ट्रांजैक्शन प्राइस दे दी, और उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अब आप पूछें सर केस कौन सा है? भाई पहला केस है कि गुड्स आपने आज डिलीवर कर दिए। अब वो कह रहा है कि बायर का रेट इतना है और सेलर का रेट इतना है। मेरी बात को समझिएगा, वो कह रहा है बायर का रेट इतना है और सेलर का रेट इतना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सवाल आ गया, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अब वो आपको बिला वजह तंग करेगा, घुमाएगा विद रिस्पेक्ट टू रेट। हमने कहा उसको कैसे टैकल करना, जरा याद कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई आपने गुड्स आज डिलीवर किए हैं, आपको पैसे मिलेंगे बाद में। आप मुझे बताएं, आपने जब गुड्स आज डिलीवर किए हैं और आपको पैसे मिलेंगे बाद में, तो बोरिंग किसने की है? उसने की है, बायर ने की है। बायर ने की है वापस। आज आपने गुड्स दे दिए, आपने बोला जा भाई पैसे बाद में दियो, तो वो पैसे बाद में सूद समेत देगा ना, हाँ या नहीं? तो अब आपको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 2 दिए हुए होंगे, एक सेलर का एक बायर का। इसमें बायर का यूज करना, क्योंकि लोन उसने लिया है। खुद सोच लो, लोन किसने लिया है, तो रेट कौन सा? बायर का। बात क्लियर है? दूसरा केस, व्हाट इफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, आपने पैसे लिए हैं और आप गुड्स देंगे बाद में, तो फिर रेट किसका यूज होगा? लॉजिकल बात है, आप बैंक से लोन लेने जाते तो आप ही का रेट मिलता ना, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके रेट पे बुक होगा। क्लियर है? तो सिंपल उसूल है, अगर आपने गुड्स आज डिलीवर किए, वो कह रहा है मैं पैसे बाद में दूंगा, तो उसका रेट। हमने आज पैसे लिए और हम कह रहे हैं गुड्स बाद में देंगे, तो हमारा रेट। तो वो ये रहा। ये लिख लीजिएगा अपने पास। ऑनलाइन वालों क्लियर है जानी ये बात? बताओ, इस वाले केस में अभी जो हमारा केस है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के पास उसके बाद 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो वो आज पैसे पे कर दे या तो पैसे पे करे 2 साल बाद। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, बात सुनिएगा भाई। मैं ये कह रहा हूं पेमेंट करेगा 2 साल बाद, या तो आज पे करे। वो कब पे कर रहा है? आज। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, तो 2 साल बाद वाला ऑप्शन तो गया ना, हाँ या नहीं? तो इन एनी केस मेरे बच्चों मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये अच्छा ये है भी ICW का सवाल, मैं तभी तुम्हें करवा भी रहा हूं। मुझे तुम एक बार बताओ, मुझे 5000 रुपए पहुंचाने की इसको नीड है? नहीं है। क्यों है नीड? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनो। मुझे बताओ, मैं 5000 रुपए इसको पता है कब पहुंचाता? जब मैं कहता तू पैसे देना कितने साल बाद, उसने मुझे पैसे कब दे दिए हैं? आज। तो मुझे 4 से 5 पे पहुंचने की नीड ही नहीं है। मेरी बात को पिक करें, समझें इसको, देखें वापस, इसको रीड कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 ऑप्शंस हैं। पहला, फोकस के साथ, पहला ऑप्शन क्या है? पेमेंट ऑफ 5000 इन 2 years, पेमेंट ऑफ 5000 इन
देखो कह रहे हैं ना ओके मेंशन है, आपके सामने मेंशन है भाई, वापस से सुन ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहला केस है इसलिए कह रहा हूँ। पेमेंट ऑफ 5000 कितने सालों में? 2 सालों में। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर वो पेमेंट 2 सालों में करेगा, अगर वो पेमेंट 2 सालों में करेगा तो मैं उस 2 सालों की प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, वो 2 सालों की, अच्छा वो 2 सालों की प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, 4000 आएगी। पर अगर रेट यूज करूं 11.8%, 11 ये वाला ऑप्शन तब है जब वो पैसे बाद में देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आज वो कर क्या रहा है? आज दे रहा है। अब आगे सुनिएगा, वो कह रहा है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे। कस्टमर ने क्या किया है? इलेक्ट किया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वो तब पैसे दे रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 4 से 5 वाले पे जाने की लॉजिक है या नहीं है? अब बात समझिएगा, वो 4 से 5 वाले जाने की लॉजिक तब होती जब आप कहते कि वो इलेक्ट कर रहा है 5 पे जाने के लिए, तो आप रेट कौन सा यूज करते? 11.8%। पर अब केस ये वाला है या ये है कि वो पहले पैसे दे रहा है, तो उसके लिए जो मुझे डिस्काउंट रेट यूज करना है वो कौन सा है? 6%। तो मैंने भी कौन सा यूज किया? 6%। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो ये डिफरेंस है। अच्छा कशफ और बाकी बच्चे ये बता दो, यहां तक की क्लैरिटी है? हाँ जी जल्दी प्लीज। रेट की क्लैरिटी होना बड़ा लाजमी है भाई इसमें। अब खुद देखो, एक सवाल आता है एग्जाम में और उस सवाल के अंदर आप गलत रेट पिक करके आ जाए तो क्या आपकी आगे की पूरी अकाउंटिंग गलत होनी है? यस बिल्कुल होनी है। क्लियर है सर? ओके। अच्छा एक आखिरी चीज, जानी इधर एक आखिरी चीज प्लीज, इस सवाल के अंदर टू बी वेरी क्लियर तुम लोग बताओगे मुझे ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, कितने केसेस हैं? आइदर दैट पर्सन विल पे आफ्टर 2 years या नाउ। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वो 5000 वाले पे जाता, तुमसे पूछता हूं मैं 5000 वाले पे जाता, तो इसका मतलब यह है कि वो पैसे दे रहा है बाद में, ऐसा ही है। तो इन एनी केस मुझे वहां तक पहुंचाना होता और मैं वहां पे रेवेन्यू बुक करता जाके, ऐसा ही है, क्योंकि मुझे 5 पे जाना होता ना। पर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं क्या उसने पैसे फ्यूचर में देने या आज दे दिए? आज दे दिए। अच्छा आज अगर दे दिए तो टेक्निकली तुमने बोरिंग की है, वरना कौन बोरिंग करता? वो। तो अगर वो करता तो उसके लिए रेट कितना है? 11.8। अब कौन बोरिंग कर रहा है? तो रेट किसका? हमारा 6%। वो भी यही कह रहा है। तो 6% पे आप उसको ग्रो कराएंगे और 6% की 2 साल बाद जो वैल्यू होगी उस पर रेवेन्यू बुक कर लेंगे। क्योंकि 5000 एग्जैक्ट अमाउंट पता है क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसका रेट अलग है, हमारा रेट अलग है। ये टेक्निकली तुम लोग सब बताओ, बोरिंग किसकी है? उसकी, हमारी। अगर 5 वाला केस होता बोरिंग किसकी होती? उसकी। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? यानी अब दोनों चीजें क्लियर हैं। तूबा जल्दी बता दो। हाँ जी। अच्छा तूबा कह रही है कि सर अगर 5000 वाले पे जाते, तूबा कह रही है कि अगर 5000 वाले पे जाते तो हम क्या बुक करते हैं? इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस इनकम? एट विच रेट? इन दैट केस यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज इनकम। इस केस में वर्ड वी आर रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है भाई? तो यानी आई होप कि ये दोनों रेट का चक्कर क्लियर है इस बेसिक इलस्ट्रेशन से। पक्का? चलें अब एक हम कर लेते हैं पास पेपर। तुम लोगों ने पहले जो एंट्री बनाई है दूसरे केस की बनाई है ना, कि तुम्हें हिस्टोरिकली पता नहीं है कि क्या होता रहा है, तो इसका मतलब तुम 1 रुपए की भी जो है वो सेल्स बुक नहीं करोगे। जी जी बिल्कुल जरीर। डन हो गया ईमान? अच्छा अगर वो जो आपने पहले नॉन प्रोजेक्टेबल का केस किया हुआ है वो हो गया तो डिस्कस कर लें नॉन प्रोजेक्टेबल। चलो आ जाओ। ये रहा, आपने क्या कहा? टोटल यूनिट्स ये हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपने 500 ही रख ली है,
क्योंकि आपको पता नहीं है ना, तो आप 1 रुपए का भी रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। आपने पूरा कैश, डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट किया, हाँ या नहीं? यस सर, ये कर लिया। अच्छा आगे फिर आपने कहा राइट ऑफ रिटर्न एसेट, डेबिट और इन्वेंट्री। अच्छा अब इस केस में आपको ये पता है कि वापस कितने आए? 20। अच्छा अब इस केस में जब 30 जून पे आप पहुंचे तो 30 जून पे आपने पहले पूरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म किया, हाँ या नहीं? आपने पैसे वापस किए कितने यूनिट्स के? 20 यूनिट्स के, क्योंकि 20 वापस आ गए। अच्छा बाकी आपने क्या बुक कर लिया? सेल्स। ये कितने लोगों ने सही किया था? 30 जून पे आपने एंट्री बनानी है ना वहां पे जाके। अच्छा आगे फिर आपने कहा कि भाई जब आपके ऑब्वियसली 20 यूनिट्स वापस आ गए तो वो इन्वेंट्री में आ गए। राइट ऑफ रिटर्न एसेट आपने पूरा खत्म किया और बाकी आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्लैरिटी है? हाँ दूसरी वाली कहता हूँ ना, क्योंकि हमने पहले वही की है ना कि आपका नॉन प्रोजेक्टेबल है, तो उस पर 30 जून की तो एंट्री बनाओगे ना, उस पर लिखा हुआ है ना सवाल में ऊपर, ये देखो। यस, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये ना 30 जून पे बीएल ने रिटर्न किया और रिक्वायरमेंट भी यही कि 1 जून को एंट्री बनानी है और 30 जून को बनानी है। हाँ जी दूसरा केस, मतलब आपके लिए पहला ये वाला। हो गया? इस वाले 5% वाले में तुमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी रखी है? 5,000 की। ओके ये देख लो भाई, कैश पूरा आ गया, रेवेन्यू हमने 475,000 जो भी यूनिट्स हैं उसका बुक किया, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी आ गई? 5,000 की। कितने यूनिट्स की आई है? 25 की। अच्छा भाई फिर हमने इन्वेंट्री को पूरा निकाल दिया, राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट किया और COGS बुक हो गई 71,250 की। सही है? अच्छा अब इसी पे प्लीज देखिएगा, इसी पे हमने एस्टिमेट किया है 25 यूनिट्स वापस आएंगे, लेकिन 20 है, तो मेरा मतलब ये कि 5 यूनिट्स की सेल बुक हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि हमने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म किया, 5 यूनिट की सेल बुक की, बाकी पैसे वापस कर दिए। ऐसा ही है? अच्छा भाई इसके बाद हमने कहा कि भाई आपने इन्वेंट्री में वापस ले आए, COGS आपने कितने यूनिट्स की बुक करनी है? सिर्फ 5 यूनिट्स की। और आपने कहा कि भाई इसके बाद आपने राइट ऑफ रिटर्न एसेट क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली ये तो सिंपल इलस्ट्रेशन थी। अच्छा देखो पास पेपर में ना सिर्फ यही आता है अब तक। अब हमने ICW वगैरह के सवाल नहीं किए, जैसे अभी एक किया था हमने ऊपर जिसमें उसने रेड में घुमाया कि आइदर ये ऑप्शन या वो ऑप्शन, तो जो ऑप्शन होगा रेड भी वही वाला यूज होना है। हाँ जी तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ? हाँ भाई, BL is allowed to return unused units within 30 days and receive a full refund। तो जैसे फुल रिफंड का मतलब यह है कि जितने यूनिट्स वापस करेगा उतने का रिफंड। अब ऐसे तो नहीं है 20 यूनिट वापस करेगा तो बोलेगा 200 के पैसे दे। नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो तो क्लियर कर रहा है ना। अच्छा मैं आपको ये कहूं कि चाहो तो वापस करके चले जाना, तो चाहो तो वापस करके चले जाने का मतलब है तो फिर जब वो गुड्स वापस देने आएगा तो तुमसे लेगा क्या? पैसे ही लेगा ना। सही है? मतलब लॉजिकल बात है। चलो हाँ भाई कराऊं ये करवा दें? चले जी। अच्छा पहले इसको डिस्कशन करते हैं। इसमें पहले तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, ये पिक किया था। अच्छा अब इसने क्या किया था, गलती ये की थी इसने कि इसको जो पैसे मिले उसने इसका कैश तो डेबिट कर दिया,
और रेवेन्यू बुक किया है सिर्फ 3.5 से। तो इसने जो एंट्री बनाई है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। कैश हुआ हुआ है डेबिट 1 से, क्योंकि वो तो पैसे रिसीव हुए हैं। इसने रेवेन्यू बुक किया 3.5 से और बाकी रिसीवेबल बुक कर लिया 2.5 से। ये कितने लोगों ने किया है? वेरी गुड, ये हो चुका है इसमें। सही है जी। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक ये हुआ है कि भाई कैश हुआ डेबिट 1 से, रिसीवेबल डेबिट हुआ 2.5 से, रेवेन्यू क्रेडिट हुआ 3.5 से। ये इसने खुद बताया। यहां तक क्लैरिटी है? चलें ओके। अब मुझे याद आया कि भाई इसमें तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, एंट्री बननी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू से, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि वो बाकी पैसे कब देगा? 2 साल बाद। तो हमने तो गुड्स आज डिलीवर किए हैं, तो रेवेन्यू तो आज बुक होगा, बट क्या उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी या उसको हटा के? अच्छा प्लीज आप ये बताएं कि ये जो 5 मिलियन की अमाउंट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी आती है? 3.98। भाई ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, आप सब भी 3.98 आती है? चले जी, यानी होना क्या चाहिए था पहले सोचते हैं फिर देखते हैं। 3.98 से आपका रेवेन्यू बुक होना चाहिए, ऐसा ही है। कैश आना चाहिए आपका 1 से, हाँ या नहीं? भाई मुझे आप एक बात बताओ ना, आपने तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को हटा दिया ना, तो आप इंटरेस्ट को हटा के देखेंगे ना रेवेन्यू। तो आपने सिंपली ये काम करना चाहिए, भाई कैश आपका डेबिट हो गया 1 से, 3.98 से आपका क्या हो गया? रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि देखो 1 मिलियन तो वो दे चुका है, बकाया पैसे बाद में देगा, तो बाकी क्या होगा आपका? रिसीवेबल। पर कहने का मतलब ये है कि आप जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे क्या वो पूरे 5 की लेंगे? नहीं, कहने का मतलब ये देखो यहां पे लिखा हुआ क्या है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली। तो इसके अंदर तो आपका फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ही नहीं, तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट किस में बचा? 4 मिलियन में। तो 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ली है तुम लोगों ने, 5 की? कितने लोगों ने 5 की ली है? 5 की ली है? नहीं, अरे 5 की प्रेजेंट वैल्यू अगर तुमने ली है तो तुम कह रहे हो 5 के 5 में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, जबकि एक तो रिसीव हो चुका है, ऐसा है? चलें जी ओके। हमने ये कहा 4 मिलियन को डिस्काउंट किया आपने तो वो 3.19 आ गया, ये आपका रिसीवेबल है। आपने 1 रुपया आज रिसीव कर लिया, रेवेन्यू आपका इतना बुक हो गया। यहां तक कोई मसला? एक ये ब्लंडर था जो आपने सही करना है वापस से। देखो मुझे रेवेन्यू बुक करना है आज की प्राइस पे। 1 रुपया जो 1 मिलियन है वो आज की प्राइस है, फ्यूचर की है? आज की है। आपने बोला उससे तो रेवेन्यू बुक होगा, बाकी कितने बचे? इस कंसिडरेशन के अंदर क्या शामिल है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, आपने उसको हटा दिया, तो आज वैल्यू आ गई 3.19। तो आपने कहा जो मैं रेवेन्यू बुक करूंगा वो 1 प्लस 3.19 से रेवेन्यू बुक हो जाएगा, ऐसा है? पक्की बात है? अच्छा आपने 1 में से फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। इसमें खाली ये चीज पहचाननी थी तुमने कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिर्फ किसमें? उसमें जो पैसे आज नहीं मिले। भाई यहां तक क्लैरिटी है? चलें अब एक स्टेप आगे चलो। हमने कहा भाई ये तो बन जानी चाहिए थी, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो बुक होगा। अच्छा ये ट्रांजैक्शन हो किस दिन पे रही है? 1 नवंबर पे। तो आप मुझे एक बात पे गाइड करें, अगर 1 नवंबर पे हो रही है तो आपका ईयर एंड क्या है? 30 जून या अक्टूबर? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 सॉरी। अच्छा तो मुझे बताओ आप जो इस साल इंटरेस्ट बुक करोगे वो कितना बुक करोगे? 7 मंथ्स का या 8 मंथ्स का? गिन लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन हुई है आपकी नवंबर में, नवंबर दिसंबर और 6 महीने, 8 मंथ्स। नहीं बेटा 2 साल तो है, प्रेजेंट वैल्यू 2 साल की है, पर इस साल में जो तुम इंटरेस्ट बुक करोगे वो कितने महीनों का होगा? 8 महीनों का। मैं मना नहीं कर रहा, बाकी इंटरेस्ट भी आएगा पर वो अगले साल आएगा। क्लियर है? हाँ जी जल्दी बताओ। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी बुक करना है। तो हमने अगर करेक्टिंग एंट्री बनानी हो तो हम पता है क्या करेंगे, प्लीज जरा देखिएगा, एक एक करके देखते हैं। मैंने कहा रेवेन्यू कितने से बुक हुआ है, जल्दी बताओ? 3.5 से। मैंने सिंपल एक काम किया कि भाई मैंने रेवेन्यू को रेवेन्यू से कंपेयर किया तो ये डिफरेंस आ गया, यानी रेवेन्यू बुक हुआ है 3.5 से, होना चाहिए 4.19 से, तो मैंने कहा भाई ये आ गया। अच्छा फिर मैंने कहा
कि यहां पे रिसीवेबल मैंने बुक किया है, ज्यादा इंक्रीज किया है, क्यों जरा बात कर लेते हैं। उसने तो रिसीवेबल सिर्फ 2.5 का बुक किया था, मुझे तो 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू से बुक करना चाहिए, तो मैंने 0.69 और बुक किया। जब मैंने 2.5 में 0.69 और बुक किया तो मैं किस पे आ गया, 3.19 पे। कैश को क्यों नहीं बुक किया, कैश ऑलरेडी सही हुआ है। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, क्या इंटरेस्ट इनकम बुक हुई हुई है या हम करें, हम करेंगे, पर हम इसको 3.19 पे लाने के बाद करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दें, कितने महीनों का, 8 महीनों का। तो IFRS 15 जो मुश्किल कहा जाता है वो सिर्फ इन बारीकियों की वजह से, और वो सही होती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट तो वही था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का, बट अगेन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस में था या उसके किसी हिस्से में, तो उसको हटाना था बस। हाँ जी, कोई ऐसा जिसने बिल्कुल सही की हो। सही तो नहीं की ना। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है बात, जल्दी बताओ। मूसा वेरी गुड यार, तुमने सही किया था। हाँ भाई, हमारी क्लास तो 8:15 बजे तक है ना। पर एक सवाल बस, प्रॉमिस, इसके बाद हम माफ कर देंगे यार, प्रॉमिस। एक सवाल कर लो बस, ताकि आज का टारगेट पूरा हो जाए हमारा सवालों का। हाँ जी, 20 फ़रवरी 2021, ईयर एंड अभी भी 30 जून ही है। वो कह रहा है भाई PML ने कार बेची है डेल्टा लिमिटेड को, जिसमें 1 साल की फ्री मेंटेनेंस सर्विस है एट अ लमसम पेमेंट ऑफ 3.6 मिलियन। ये 3.6 मिलियन क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस है। आगे, पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च 2021। क्या इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, क्यों नहीं है, एक ही महीना है भाई। चलो आगे, अपॉन डिलीवरी ऑफ कार D to DL, हमने इस वक्त इसकी डिलीवरी की है इसकी। चले आगे, द रेवेन्यू ऑफ 1.2 मिलियन, और ब्रैकेट में बताया कैसे निकाला इसने, क्वार्टरली बुक किया है, ऐसा ही है। कितने का, 3.6 मिलियन का 4 मंथ्स, ऐसा ही है। अच्छा आगे, 4 मंथ्स ऐसे कि आप गिनना शुरू करें, अगर उसने डिलीवरी की है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओवर द पीरियड बुक किया। अच्छा, सर्विस रेवेन्यू होना भी ओवर द पीरियड ही चाहिए, क्योंकि आप तो उसके डिस्पोजल पे अवेलेबल थे ना। तो 4 महीने गुजर गए तो मैंने 4 महीने का रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, अगर तो ये ओवर द पीरियड की कंडीशन मीट करता है। आगे फिर वो कह रहा है PML नॉर्मली सेल कार D एंड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज सेपरेटली इस प्राइस के ऊपर। ये क्यों बता रहा है, एलोकेशन, जल्दी एलोकेट करो। 0.028, चलो 0.284 कह रही है ईमान, ओके चलो ये तो एलोकेशन हो गई ना। अब पहले ये बताओ कि उसने क्या एंट्री बनाई है, कैश डेबिट किया उसने और रेवेन्यू क्रेडिट किया है। वेरी गुड, ये सही है। उसने कैश को किया है डेबिट, रेवेन्यू को क्रेडिट पूरा नहीं किया, 1.2 से किया है, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि उसने किया यह है कि वो पूरे रेवेन्यू को ओवर द पीरियड लेके जा रहा है। अब पहले मेरी बात का क्रक्स सुनो, उसका क्या है सवाल में। उसने 2 गलतियां की हैं, एक तो एलोकेशन नहीं की, दूसरा वो पूरे रेवेन्यू को ओवर द पीरियड लेके जा रहा है। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है, कितनी गलतियां हैं इसमें, 2, एक तो एलोकेशन की, दूसरा ओवर द पीरियड की। इसमें एक रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे होना चाहिए, वो कौन सा है, कार का, और बाकी ओवर द पीरियड। ये 2 गलतियां हैं इसमें। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं सर कि इसने जो एंट्री बनाई है वो मेरे ख्याल से ये बनाई है, चेक करो, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ये ओवर द पीरियड लेके जाने की इसने कोशिश की। जबकि हमें पता है इसके अंदर 2 मसले, एक तो एलोकेशन के, दूसरा रिकॉग्निशन के। ओके, हमने कहा कि भाई अब हम जरा एंट्री टू बी मेड बना लें, पर एंट्री टू बी मेड से पहले वी शुड नो कि हर किसी की प्राइस क्या है। तो क्या आपने 3.32 और 0.28 को एलोकेट किया? अच्छा, आपकी एंट्री इनिशियली क्या बननी चाहिए थी, कैश डेबिट पूरी अमाउंट से,
रेवेन्यू क्रेडिट कितने से 3.32 से और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 0.28 से, और फिर इस 0.28 को आपने अमोर्टाइज करना था कितने महीने, 4 महीने। आपने फिर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट किया और 0.09। कोई ऐसा जिसने ये सही किया हो? वेरी गुड। क्या वंड मारा था इसमें? सही किया था, पक्की बात है। चलो करेक्टिंग एंट्री, सिर्फ एक चीज होगी, बात समझिएगा। आपको इतना पता है कि रेवेन्यू ओवर बुक हुआ हुआ है या कम बुक हुआ हुआ है, अंडर बुक हुआ हुआ है, क्योंकि उसने पूरे रेवेन्यू को स्प्रेड कर दिया, जबकि एक तो वन टाइम बुक होना चाहिए। तो हमने पता सिंपली क्या किया, हमने बोला देखो रेवेन्यू बुक हुआ हुआ है कितने का, 1.2 का बुक हुआ हुआ है, होना कितने का चाहिए? नहीं, आप बोलेंगे होना चाहिए 3.32 प्लस 0.09। भाई ऐसा ही है ना भाई, पूरे साल में 3.32 का रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बुक होना चाहिए, और दूसरा ओवर द पीरियड वाला रेवेन्यू बुक होना चाहिए 0.09 का। तो आपने किया क्या, 0.09 प्लस 3.32 किया और माइनस कर दिया 1.2। तो आपने कहा मजीद रेवेन्यू कितना बुक कर लें, 2.21, और आपने बिला वजह कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ज्यादा रखा हुआ है, तो आपने उसको रिवर्स कर दिया। यानी उसने किया ये है कि जो चीज रेवेन्यू के तौर पे बुक होनी चाहिए उसको कहां रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में, तो आपने वो रिवर्स कर दिया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनर आपसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ करेक्टिंग एंट्री पूछता है। तो एक तो सवाल है कि आपको मैं ये सीधा सवाल करने देता तो आपसे तो आराम से हो जाता, आप इसको आराम से एंट्रियां बुक कर लेते, बट आपने ख्याल ये रखना है कि अगर मुझे एग्जामिनर ने अकाउंटिंग करके दी हुई है तो आपने उसको सही किस तरीके से करना है। तो गेम इसमें ये है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? इस एडजस्टमेंट में कोई सवाल क्लियर है? पक्की बात है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जल्दी से। डन हो गया मूसा? बाकी बच्चे स्क्रॉल डाउन कर दो, अभी तो दे रहा हूं ना ये। चलें जी, गुड। भाई इसका क्विज आ जाएगा ऐसी ही करेक्टिंग एंट्रीज के साथ, तो प्लीज उसको करके दिखा देना। सही है?